फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएसटी का, यानी हिस्ट्री एसएसटी में हिस्ट्री का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बीपीएससी के लिए और बिहार स्टेट के लिए और ऐसे टीचर्स लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो 6 to 8, 9 to 10 किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाथी गुम्फा हवेली किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। अशोक का, हर्षवर्धन का, कनिष्क का और खारवेल का। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर खारवेल हो जाएगा। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किससे संबंध रखता है, खारवेल से ही संबंध रखता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है, राज तरंगिनी में 7,826 लोग हैं जो तरंगों से संगठित है। तरंगों की संख्या कितना है, 4 है, 10 है, 12 है, 8 है। कितना है जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा तरंगों की संख्या 8 है। तो राज तरंगिनी में कितने श्लोक है, 7,826 है, जो कि किसका संगठित है, तो तरंगों का संगठित है। तरंगों की संख्या कितना है, तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रियों को भारत भ्रमण की श्रृंखला में शुंगयुन का उल्लेख प्राप्त होता है। वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय था, यानी चीनी यात्री भारत कब आए थे। सिंपल सा बात है, 1518 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 817 ईस्वी में। तो भाई ये जो है 1518 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था, मंजूल बहरीन, दास्तान कश्मीर, बिहरूल असमार और इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रखिएगा क्या है, फारसी में ये किस नाम से प्रसिद्ध था, तो ये बिहरूल असमार के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो गुप्तकालीन प्रशासन और नीतियों का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, आपका स्मृति चंद्रिका से, या प्रासर माधव से, या कामदकीय नीति शास्त्र से, या नीति शतकम से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कामदकीय नीति शास्त्र से जो है हमें, ये एक ग्रंथ है जिसमें हमें गुप्तकालीन प्रशासन और उनकी नीतियों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा सैंड्रोकोटस जो है, ये जो है यूनानी लेखक जस्टिन कहे हैं। किसके बारे में कहे हैं, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। किसने कहा है, तो यूनानी लेखक ने कहा है, जिसका नाम क्या है, तो जस्टिन है। नेक्स्ट है, कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। सामान्यतः यह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। हिमालय है, या उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम है, या देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन हमसे होगा नहीं तो उसके लिए सॉरी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम। याद रखिएगा कृष्ण द्रव्यान वेदव्यास जो है एक प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया था, और ये जो है उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम में बैठ के किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, चंद्रगुप्त जो है स्कंदगुप्त चूनागढ़ अभिलेख, और ईशान वर्मा हरहा अभिलेख, और हुश्क मथुरा अभिलेख। मतलब हमें जो है मैच द फ्लोइंग करना है, तो क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये जो है ना बिल्कुल कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख हो जाएगा, स्कंदगुप्त का चूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा यानी बी का 2, और ईशान वर्मा का हरहा हरहा अभिलेख हो जाएगा, और हुश्क का मथुरा अभिलेख हो जाएगा। यानी आंसर ए जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किसी अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मधुबन अभिलेख से, या मणिक्याला अभिलेख से, या मथुरा अभिलेख से, या प्रूस अभिलेख से। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा मणिक्याला अभिलेख हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा।
जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। फिर से हम लोग बोलते हैं इसको कि अभिलेखों से प्राचीन भारत इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क के बारे में जानकारी जो है हमें मणिक्याला अभिलेख से मिलता है। तो मणिक्याला अभिलेख से क्या मिलता है, तो कनिष्क की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दान पत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। बांसखेड़ा या मधुबन और हस्तिन एवं संक्षेप, पुंड्रु का ताम्रपत्र, इंदौर और तामपत्र। तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर हो जाएगा हस्तिन एवं संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है। स्नागार है, धार्मिक नवजीवन है, नगर नियोजन है, अन्नागार है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा नगर नियोजन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है ये नगर नियोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है। चावल है, कपास है, रागी है या यो है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर रागी हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं। हड़प्पा में मिला है या कालीबंगा में मिला है या मोहनजोदड़ो में मिला है या लोथल में मिला है। तो भाई ये जो है ना कुंभकरों की भट्टों की अवशेष जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा था, कालीबंगा था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा विस्तृत कौन था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा विस्तृत था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु सभ्यता, पोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, पोटामिया सभ्यता हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताम पाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे। ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की करते थे, इंद्र का करते थे, मातृ देवी का करते थे। तो भाई ये लोग जो है मातृ देवी का करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था, क्या था। सिंधु घाटी था या हड़प्पा था या मेलुआ था या संदेव था। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, मेलुआ। याद रखिएगा प्राचीन नाम जो था ये मेलुआ था। नेक्स्ट है, तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। रंगपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ये तांबे से बनी हुई जो इक्का गाड़ी है ये हमें जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा, कहाँ से सीखा था। पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, लोहे काल में और ताम्रकांस युग में। तो कहाँ से सीखा था, ये नव पाषाण काल में सीखा था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का स्थल जो मांडा जो है ये आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चार्ल्स मैशॉन थे, दयाराम सैनी थे, डॉक्टर व्हीलर थे और एमएस वत्स थे। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, चार्ल्स मैशॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया था। दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर, जीपी जोशी और एमएस वत्स। तो हड़प्पा में उत्खनन कार्य जो है किसने प्रारंभ करवाया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने कराया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, नर्मदा से या आपका भीमा से या भोगो से या ताप्ती से। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा भोगो हो जाएगा, ठीक है, भोगवा। अच्छा ये भोगो है कि भोगवा नदी है, ठीक है ना, हमको लगा भोगवा नदी है शायद ये, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सार्वधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे। मृद भांड था या मृद मूर्तिकाएं हैं या ईंटें हैं या प्रतिमाएं हैं। तो कौन सार्वधानिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे, तो ये जो है ईंटें हैं, ठीक है ना,
ईंटें थे, मतलब सावधानिक मानक मतलब यहाँ पे जब हड़प्पा यहाँ पे क्या रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ना, तो जब यहाँ पे लोग गए तो इन्हें ऐसी ईंटें मिली जो कि बहुत ही मजबूत था। तो फिर उसको उखाड़ के जो है ये लोग रेलवे लाइन में बिछाने लगे थे, तो ईंटें मिला था। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र एक वृत्ताकार क्षेत्र है, एक दस्ताने कश्मीर है, एक टेढ़ी मेढ़ी है, एक त्रिकोणा क्षेत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तिकोना क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तिकोना क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, कालीबंगन से, रोपड़ से और रंगपुर से। तो ये जो है ना, ये कालीबंगन से मिलता है। ठीक है। खेत जोतने का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम हम जो है कालीबंगन से मिलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बराबर पहाड़ी गुहा अभिलेख, या नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, या अशोक का चूनागढ़ शिला अभिलेख, या रुद्रा दमन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त का उल्लेख जो है हमें ये आपका रुद्रा दमन प्रथम का चूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है। ठीक है। अभिलेख और या शिलालेख का जब बात आए, ठीक है, तो किसके लिए अगर हम जाने जाते हैं तो अशोक की, सम्राट अशोक का सबसे ज्यादा अभिलेख और शिलालेख इसी के मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन ना, जैसे कि इसका कितने शिलालेख है, तो पूरा 14 शिलालेख है, और इसी 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि बार बार पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध जो है इसमें हुआ क्या था। तो जब ये सम्राट अशोक जो है जब राजा बने थे, तो ये उसके 8 साल के बाद जब ये युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, उसके बाद जो है इस युद्ध में काफ़ी लोग यानी लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, ये भी पूछा जाता है। तो उनका जो खून मतलब उनका जो मतलब कि मृत शरीर देके इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने शस्त्र को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध को करने के बाद जो है इन्होंने मतलब शस्त्र को त्याग दिया था, यानी युद्ध छोड़ दिए थे। तो कलिंग युद्ध था। और अभी कलिंग कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। कलिंग कहाँ है? तो आधुनिक उड़ीसा में है। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मैच द फ्लोइंग करना है। जैसे कि कलिंग क्या है? चौगढ़। ठीक है। और दक्षिणा सुमेलित नहीं है। दक्षिणापद श्रवणगिरी, अवंतीराज उज्जैन, और उत्तरापद तक्षशिला। तो ये तो ठीक है, दक्षिणापद श्रवणगिरी हो जाएगा, अवंतीराज उज्जैन हो जाएगा, और उत्तरापद जो है तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है। ये तीनों सही है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग क्या था? सफेद था, नीला था, लाल था, हरा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है। तो इनका रंग जो है ना, मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग जो था ये सफ़ेद था। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन, नहीं, हाँ, आंसर ये सफ़ेद ही था ना? हाँ, सफ़ेद था, नहीं, हाँ, सफ़ेद था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्म लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया था? यानी सबसे पहले किसने इसे फाइंड आउट किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने, मैक्स मूलर ने, जेम्स प्रिशप ने, या मार्टिमर व्हीलर ने? तो जेम्स प्रिशप ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में तो कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। 1837 में जो है किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख कौन सा है? आपका पहला है कंधार द्विभाषी शिलालेख, या संताई शिलालेख, या मास्की शिलालेख, या भाब्रू शिलालेख। तो अशोक का जो नवीनतम प्राप्त शिलालेख है ये हम लोगों का जो है ये संताई शिलालेख है। आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? घरोष्टी में, ग्रीक में, और आर्माइक में, या आपका दोनों? तो ये जो है ना, ये आपका अघरोष्टी और ग्रीक में लिखा गया है। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, कंधार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी वृहद और लघु स्तंभ लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? सांची, इलाहाबाद, सारनाथ, और रुमिनदेई। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची स्तूप का निर्माण कराया था दशरथ ने सप्रति अशोक बिंदुसार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मानसेहरा तथा साहब
शहबाजगरी स्थित अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या है? यानी इसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है? आर्माइक का या ग्रीक का या गैरोस्टी का या ब्राह्मी का? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है मानसेहरा और शाहबाजगरी में। देखिए इनकी जो अधिकतर लिपि थी ना, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। प्राकृत भाषा तो आप जानते हैं ना, हम लोग किस जो आम भाषा होती है, यानी जो आम आदमी अपनी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इन्होंने अलग अलग भाषा में भी लिखा था जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे खरोष्ठी में आपका मानसेहरा तथा शाहबाजगरी जो है, ये जो अभिलेख ये जो आपका शिलालेख है, इसको इसी लिपि में जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? महापरिनिब्बाण सूत्र, दीपवंश, महावंश, अशोकावदान। तो हमें कहाँ से नहीं मिलती है पूछा है, तो ये अशोकावदान से नहीं मिलता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में संवैधानिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? पुराण है, या विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या मेगंथस की इंडिका है? तो ऐसा कौन सा है? तो अगर हम देखें तो हमें मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में संवैधानिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है ये आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो थे गुरु थे, और इन्हीं के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बना था, इन्हीं के रीति पे चल के। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ये सभी चीज का व्याख्यान किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 3, 4, 2, 5। तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से शासक आए थे, कौन कौन से राजवंश आए थे और कितने दिनों तक किए थे। हमारे यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा? मलिक, या सिपह सालार, या आपका वली साहद, या दोनों, या वली आहद? तो ये जो है ना, मलिक और सिफा सालार, यानी आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? तो पहला है सुरक्षा की दृष्टि से, गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, लाहौर की जनता की मांग के लिए, उपयोग सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, ऐबक ने अपनी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया? वैवाहिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, उपयोग सभी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राजा लोग क्या करते थे कि किसी के साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए विवाह कर लेते थे। तो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित कर लिया जाता था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया, त्यौहार चलाया, सिक्का चलाया, लिपि चलाया, उपयोग सभी। तो इन्होंने क्या चलाया था? तो सिक्का चलाया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग कर क्या अपनाया था? अब तो इल्तुतमिश की ये बेटी थी जो कि 4 साल तक जो है राजा बनी थी। एक स्त्री होने के बाद ये जब राजा के पद पर बैठी तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये कोट और कुल्हा पहनने लगी थी। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर सी हो। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया? अफगानों ने, ख्वारिज्म शासकों ने, मोगलों ने, और दक्षिण के शासकों ने। तो देखिए पहली बार जो है मोगलों ने जो है दिल्ली सल्तनत में घुसकर जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मोगलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1241 ईस्वी में आक्रमण किया था? लाहौर में, पंजाब में, चंदेरी में, उपयुक्त कोई नहीं। देखिए कहाँ मतलब किया था? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पंजाब में किया था। ठीक है, पंजाब में किया था। यानी मोगलों ने पहली बार आपका दिल्ली सल्तनत में
पहली बार मतलब 1241 में पंजाब में किया था। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, खीज खां, बहलोल लोदी। आपको ये क्वेश्चन तो आपको पानीपत का पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, किन की हार हुई थी, ये सब का अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो है प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था और तृतीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का, किन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है बाबर था, बाबर क्या था, मंगोल था, अफगान था, चगताई तुर्क था, उपयुक्त कोई नहीं। तो बाबर कौन था? तो अगर पूछ दिया जाए तो ये चगताई तुर्क था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? लोधियों के विरुद्ध था, या यूसुफ फजाइयों के विरुद्ध था, या पंजाब के विरुद्ध था, या उपयोग सभी? तो अगर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान जो था लोधियों के विरुद्ध था, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, या चौसा का युद्ध? तो हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो राणा संगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था मेवाड़ में, इसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी की रचना किस भाषा में की थी? तो बाबर की आत्मकथा क्या है? तो तुजु के बाबरी है, और किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में लिखा गया है, तुर्की में लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है। तो भाई ये तुर्की में लिखा गया है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया था, कहाँ किया था? चुनार पे किया था, या कालिंजर पे किया था, या मालवा पे, या गुजरात पे? तो जो प्रथम सैन्य अभियान हुआ था उसके तहत जो है इसने कालिंजर पर जो है हमला किया था, मतलब आक्रमण किया था। नेक्स्ट है चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? गोमती, या गंगा, या कर्मनाशा, या सोन? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मनाशा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है, और ये सम्मान किससे पराजित करने पर मिला था? दौलत खां लोधी, हुमायूं, बाबर? उपयुक्त कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। ये हुमायूं को पराजित करने पर मिला था। शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का जो संस्थापक माना जाता है, और ये सम्मान जो है जब वो हुमायूं को पराजित किए थे तो उसके बाद इसको मिला था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल राजाओं की राजधानी का नाम था? अजमेर था, तंजावुर था, मथुरा था, कन्नौज था? तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, तंजावुर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काशी की मूर्तियों के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? कालाबाई, ताराबाई, शामी मलाई, या सभी? तो आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ हमारा आंसर शामी मलाई हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल कालीन काश्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनती थी? पुतलोम से, गुतलोम से, लुप्तमोम से? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, लुप्त मोम हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है कांचीपुरम तथा मधुरै किस प्रकार के नगर थे? आधुनिक नगर थे, मंदिर नगर थे, अतीत के नगर थे, सभी थे? तो ये जो थे ना मंदिर नगर थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मणिग्राम किस रूप में प्रसिद्ध थे? गिल्ड, विल्ड, गिल्ड और बिल्ड? तो मणिग्राम याद रखिएगा, मणिग्राम जो था ये एक गिल्ड था, ठीक है, एक संघ था, व्यापारी संघ का नाम था गिल्ड, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1330 में, 1345 में, 1340 में? तो आंसर ए हो जाएगा, 1336 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, क्या था? हम्पी था, सलूनी था, करतल था, सभी था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ई हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नो बकवास, केवल हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिशन
एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में जो है हम लोग यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज ऐसे चैप्टर जो कि हमारे टीचर लेवल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसी जो टॉपिक होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे टॉपिक को भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक से करना मत भूलिएगा। थैंक यू।